और आपको मालूम है, अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि ये काला पानी एरिया में कोई 1800 एक सर्विसमैन है उनके नेपाल के टेरिटरी में, जो कि ये भारत की तरफ आते हैं, हर महीने अपना पेंशन उठा के ले जाते हैं। एवरेज पेंशन आप रख लो 50,000 रुपये एवरेज, सब मिला वाला के जो ये है। आपको मैं एक बात बता दूं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट पेड आर्मीज इन द वर्ल्ड। आप थोड़ा नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के पे में तुलना कर लें, आप कभी पेंशन्स में तुलना कर लें, सही है। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन माओवादियों ने इनको रोकने की यहाँ पे, कि वो हिंदुस्तान की फ़ौज में वो ज्वाइन ना करें, लेकिन वहाँ तो मैं जब वो किताब लिख रहा था तो मैं पीक पे मैं देखा, उस समय इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट हो रहा था और मैं पोखरा में देख रहा था, लोगों में इतना लगन था, इतना वो कोई लॉन्ग जंप करने की कोशिश कर रहा है, कोई रस्सा क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, कोई बीम पे वो कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा था वो रिक्रूटमेंट के टेस्ट के लिए। तो इनके लाख कहने के बावजूद भी वो हो नहीं पाया, लेकिन इन्होंने, इनकी पूरी मंशा थी, इनकी पूरी मंशा थी कि इसको किसी तरीके से ये हमेशा जो ये है कि इसको एक परमानेंट मतलब डीलिंक कर दें इंडिया और नेपाल को। तो ये 1800 लोगों का आप सोचो कि उनका वो बेचारे पिछले जब से ये टेंशन शुरू हुआ है वो अपना पेंशन नहीं उठा पा रहे हैं। उनको क्या माओवादी पैसा देंगे उनको? तो ये हकीकत है। तो आपने बिल्कुल ये सही पूछा मुझसे कि उसके बाद का रवैया क्या है। इनका यही रवैया है, इनको कोई जैसे कि कोई फिक्र नहीं कि हमारा एक मुल्क। अब तो मैं ये छोटा भाई बड़ा भाई भी मेरे को कहने की ज़रूरत ना, मुझे बेटी रोटी का कोई उस पिछले बार बोला था ना, उसको कमज़ोरी समझ लिया था ना, बेटी देंगे तुमको ना रोटी देंगे। अगर बात इस पे आ जाए तो तुम क्या, हम कौन ना बेटी, वो कोई बेटी रोटी का वो नहीं है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं। तुम एक मुल्क हो, हम एक मुल्क है, हम देखेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, आप अपने मुल्क की हिफाजत करो। ये किसी को ना थोड़ा सा आप वो थोड़ा इज्जत दे दो ना, तो कुछ लोग उसका गलत अर्थ लगाने लगते हैं। तो इसलिए ताकि ये गलत अर्थ ना हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ना हमारे तुम छोटे भाई हो, ना तुम हमारे बड़े भाई हो, हम दो मुल्क हैं, हमारे ये हैं। और ये तब तक है, ये मैं नेपाल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जाहिल, ये खूनी जो वहाँ की जो वामपंथी जो पार्टियाँ हैं जो खुद नेपाल के खिलाफ है, उनके बारे में बात करो। मैं एवरेज नेपाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जब मैं कह रहा हूँ ये बड़ा छोटा और बेटी, आप बताओ ये कौन अपनी बेटी देगा ये खूनी लोगों के बच्चों को? खूनी का बच्चा खूनी ही होगा। ऐसे फरेबी लोग जो कि अपने ही देश के साथ देश बेचने वाले हैं, इनको कौन अपनी बेटी देगा? और रोटी तो ये अपने लोगों से छीन के खा लेते हैं, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। ये वामपंथी है ना, इन्होंने, चाहे आपके यहाँ वामपंथी हैं, वो क्या है, दूसरे का रोटी छीन के खा रहे हैं। वो ये रेड कॉरिडोर में यहाँ क्या होता है, जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज है, ये दूसरों को के रोटी को ये छीन के खा रहे हैं साहब। एक यहाँ की इंडिया की फर्म थी, वो नेपाल में बिजनेस इस समय ये, तो एक नाम नहीं लूँगा, कोई एक वहाँ पे एक हमारे उद्योगपति वहाँ पे कुछ उद्योग खोलना चाहते थे, तो वो गए, तो काठमांडू में होटल में ठहरे हुए थे, बड़े ऊंचे ओहदेदार, बड़ी अच्छी लिंक्स थी उनकी।
तो एक कोई आई थिंक बोला, उनसे किसी से बात हुई तो बोला कि एक कोका कोला का वहाँ कंपनी का कोई मैनेजर था। तो उसने कहा कि अच्छा आप उद्योग खोलना चाहते हैं? तो कहता है कि ये ऐसे नहीं खोल सकेंगे आप। अच्छा, उस समय माओवादियों की सरकार भी नहीं थी, ये तो 2007 वगैरह में इनका उदय हुआ पॉलिटिकल राइट। तो उन्होंने कहा कि देखो वो लड़का है ना, वो उससे बात करो, अगर आपको उद्योग लगाना है तो उससे बात करनी होगी। तो फिर उसने बोला कि ये माओवादियों ने एक तराई में तो हमारा एक प्लांट हमारा बंद करवा ही दिया, अब दूसरी जगह इधर लगाया हूँ तो इनको हफ्ता देता हूँ, इनको हफ्ता। और वो लड़के की उम्र कह रहे थे, वो जवान आदमी 22-23 साल का लड़का रहा होगा। तो ये तो अपने लोगों का इसी तरह एक्सटॉर्शनिस्ट है, अपने लोगों का रोटी खाने वाले ये लोग हैं। तो वो मैं इनके बारे में कह रहा हूँ कि ये वामपंथी, जब जैसे आपके यहाँ के लोग हैं, और देखिए मैंने आप पूरे दुनिया में आप देख लें ये वामपंथियों का चरित्र। एक इसने रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी, तो वो उसमें उसने कहा है कि मैं कभी 80 के दशक में मैं किसी सेमिनार के लिए मैं गया था चाइना। तो वहाँ पर हर एक रीजन से लोग इकट्ठा हुए थे। उसने कहा चाहे उनमें कोई भी मतलब बाकी मतभेद हो, लेकिन वो चीन के मामले में वो फियर्स नेशनलिस्ट, चीन की कोई शिकायत नहीं कर रहा, मतलब अपने मुल्क का कोई ये नहीं वो कर रहा था। लेकिन आप हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखो, आप जितनी गाली दोगे उतने फेमस हो जाओगे, नहीं आप उतने बढ़िया कम्युनिस्ट हो गए, उतना ही पैसा मिलेगा। और अगर नेपाल में भी यही है, आप जितना हिंदू को गाली दोगे, मोनार्की को गाली दोगे, उसको गाली दोगे, आप उतने बड़े कम्युनिस्ट हैं। और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, ये जो वो सोफिस्टिकेटेड वो जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए कम्युनिज्म बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब आपको मालूम है ना, मैंने एक बार बोला था कि 86% ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था। तो अब जो नहीं जा सके तो उसमें से कई कम्युनिस्ट बन गए कि अब तो जिहाद करने का कोई लॉजिक रह गया नहीं गया। जब पाकिस्तान बन गया तो कम्युनिस्ट के रूट से जिहाद करो। तो कोई बॉलीवुड में जाके जिहाद करने लगा, कोई वहाँ उर्दू